हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म संकेत एग्जाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में नर्वस सिस्टम से संबंधित टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आप सभी ने नर्वस सिस्टम से संबंधित न्यूरॉन यानी कि एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा था और उस स्ट्रक्चर के बारे में सभी बातें बताई गई थी। उसी के आगे हम कंटिन्यू करने चल रहे हैं नर्वस सिस्टम। आप पिछली क्लास ज़रूर देख कर के आइए और इसके बाद फिर ये वाली क्लास आप देखिएगा। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम में ही देखेंगे, देखिए टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स देखेंगे। हमने क्या देखा था पिछली क्लास में? एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा था, यानी कि उसे हम नर्व सेल भी कह देते हैं। एक नर्व सेल का स्ट्रक्चर देखा था। अब यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स बताने चल रहे हैं, ठीक है। देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, बिल्कुल विधिवत देखेंगे, ध्यान देंगे। देखिए टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की हम बात कर रहे हैं। इसमें देखिए ऑन द बेसिस ऑफ सेल प्रोसेसेस हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन देखेंगे, न्यूरॉन के प्रकार हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल प्रोसेसेस। क्लियर है? ऑन द बेसिस ऑफ सेल प्रोसेसेस न्यूरॉन के प्रकार जो है, देखिए ये 4 प्रकार के न्यूरॉन्स हो जाते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से देखेंगे? एक हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। ध्यान से देखेंगे सभी चीज़ों को। देखिए एक पहला हो जाता है अनपोलर, ठीक है। अनपोलर न्यूरॉन, अनपोलर, या फिर इसे हम क्या कह देते हैं, इसे और हम क्या कह देंगे, नॉन पोलर। अनपोलर या फिर नॉन पोलर। क्लियर है बात? या फिर इसे हम और क्या कह देंगे, ए पोलर। मतलब कि इसमें पोलर प्रेजेंट नहीं होगा, है ना। नॉन पोलर यही तो होगा। देखेंगे अनपोलर है क्या, ये किस में प्रेजेंट होता है। आप याद रखिएगा, ये सीधे सीधे पूछा जाता है आपके पेपर में। देखिए हाइड्रा और नाइडेरिया। क्लियर है बात? हाइड्रा और नाइडेरिया। नाइडेरिया में ये प्रेजेंट रहता है ये। क्लियर है बात? हाइड्रा एंड नाइडेरिया में ये प्रेजेंट होगा। चलिए आगे देखेंगे, हम सेकंड नंबर देखेंगे। नॉन पोलर मतलब क्या बताया, इसमें कोई पोलर प्रेजेंट नहीं होता। ये डेंड्राइट्स के रूप में, जैसे मैंने स्ट्रक्चर बताया था एक न्यूरॉन का, जैसे डेंड्राइट्स आपने देखे थे, बस उसी स्ट्रक्चर के रूप में ये प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन। कहाँ पर? हाइड्रा और नाइडेरिया में। चलिए दोस्तों अगला देखेंगे। देखिए सभी पोलर इंपॉर्टेंट होंगे। अगला हो जाएगा यूनिपोलर न्यूरॉन्स। यूनिपोलर न्यूरॉन्स। देखिए यूनिपोलर न्यूरॉन्स, यूनि मतलब एक पोलर, है ना। इसे हम यूनिपोलर न्यूरॉन को हम स्यूडो, ध्यान दीजिएगा, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसे हम? स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। याद रखिएगा, इस बात को भी आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है ये भी। और इसके अलावा देखेंगे यूनिपोलर न्यूरॉन्स में ही हम स्ट्रक्चर की अगर बात करें, देखिए ये बॉडी हो गई, यानी कि ये साइटोन हो गया या सेल बॉडी हो गई।
सेल बॉडी, इसे हम साइटोन भी कह देंगे, साइटोन। देखिए इसके एक छोर पर क्या प्रेजेंट होगा, एक्सॉन प्रेजेंट होगा। क्लियर है बात, एक छोर पर क्या प्रेजेंट है, एक्सॉन प्रेजेंट है, इसलिए इसे हम यूनिपोलर न्यूरॉन्स नाम देते हैं। देखिए ये एक ही पोलर प्रेजेंट है ना, एक पोलर यानी वन पोलर प्रेजेंट है। बेस हम सेल बॉडी को बनाते हैं, सेल बॉडी के इस साइड पर एक तरफ एक्सॉन प्रेजेंट है, तो यानी कि एक एक्सॉन प्रेजेंट है, वन पोलर साइड है, तो यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहलाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। अगला देखेंगे, तीसरा क्या हो जाएगा, बाईपोलर न्यूरॉन्स। बाईपोलर न्यूरॉन्स, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, जरूर देखिएगा। देखिए ये प्रेजेंट कहाँ होंगे, ये रेटिना में प्रेजेंट तो होते हैं, है ना, रेटिना में प्रेजेंट तो होंगे, रेटिना में प्रेजेंट तो होते हैं ये। बाईपोलर की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए, इसमें न्यूरॉन्स कैसे होंगे, इसमें न्यूरॉन कैसा होगा, देखिए ये जो है सेल बॉडी है, हमने ये बेस बनाया, ये क्या है, ये सेल बॉडी है, इसे हम साइटोन भी कह देते हैं। सेल बॉडी की एक तरफ देखिए, एक तरफ क्या प्रेजेंट होगा, एक्सॉन प्रेजेंट होगा, दूसरी तरफ एक डेंड्राइट प्रेजेंट होगा। इसे हम डेंड्राइट नहीं कहेंगे, हम अगर एक डेंड्राइट है तो डेंड्रोन कह देंगे। क्या नाम कह देंगे, डेंड्रोन, डेंड्रोन नाम दे देते हैं। क्लियर है बात, क्या, डेंड्रोन। अगर बहुत सारे डेंड्रोन हैं तो उसे हम डेंड्राइट्स कह देते हैं। क्लियर है बात। और ये देखिए एक्सॉन, अब देखिए सेल बॉडी के एक पोलर पर डेंड्राइट डेंड्रॉन प्रेजेंट है, एक यानी कि वन, दूसरी तरफ भी वन प्रेजेंट है, तो इससे हम क्या कह देंगे, बाईपोलर, यानी कि दो पोलर प्रेजेंट हो गए ना, सेल बॉडी के उधर भी, सेल बॉडी के इधर भी। क्लियर है बात, तो इसे हम बाईपोलर न्यूरॉन्स कह देते हैं। तो अब अगला देखेंगे, चौथा नंबर देखेंगे, क्या है, मल्टीपोलर, मल्टीपोलर न्यूरॉन। देखेंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो ये क्या है, हमने बेस बनाया सेल बॉडी, सेल बॉडी की एक तरफ एक्सॉन प्रेजेंट होगा, है ना, क्लियर है बात। और दूसरी तरफ देखिए क्या प्रेजेंट है, ये एक्सॉन प्रेजेंट है, ये क्या है, ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी कह दें या फिर साइटोन कह दें। और दूसरी तरफ देखिए बहुत सारे डेंड्रॉन प्रेजेंट होंगे, जिन्हें हम एक शब्द में कहें तो ये डेंड्राइट्स प्रेजेंट है। क्या है, बहुत सारे डेंड्रॉन हैं, तो बहुत सारे डेंड्रॉन को हम डेंड्राइट्स बोल देंगे, डेंड्राइट्स। ये मल्टी डेंड्राइट्स प्रेजेंट है। ये एक्सॉन क्या है, ये एक्सॉन जो वन एक्सॉन होता है, तो मल्टी वन में क्या हम कहेंगे, तो मल्टी पोलर ही तो कहेंगे। क्लियर है बात, एक पोलर पर बहुत सारे डेंड्राइट्स प्रेजेंट हैं, मल्टीपल डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, और एक तरफ एक्सॉन एक ही प्रेजेंट है, तो इसे हम मल्टीपोलर न्यूरॉन से ही नाम देते हैं। क्लियर है, ये बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए आइए देखते हैं नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स के बारे में देखेंगे। नर्व इम्पल्स यानी तंत्रिकीय प्रेरणा, तंत्रिकीय प्रेरणा। देखिए क्या है ये तंत्रिकीय प्रेरणा या नर्व इम्पल्स। देखिए अ, जब स्टिमुलस का क्या होता है, इलेक्ट्रोबायोकेमिकल चेंजेस के रूप में क्या होता है, फ्लो होता है। जब स्टिमुलस का फ्लो होता है किसके रूप में, इलेक्ट्रोबायोकेमिकल चेंजेस के रूप में, तब इसे हम नर्व इम्पल्स नाम देते हैं। देख लेंगे ये बात। जब
स्टिमुलस, जब स्टिमुलस का बायो इलेक्ट्रो केमिकल चेंजेस के रूप में क्या होता है, फ्लो होता है। फ्लो होता है, इसे ही नर्व इम्पल्स नाम दे देते हैं, कहते हैं। ये बात क्लियर हुई। इसके अलावा देखिए नर्व इम्पल्स में ही देखिए इसका कंडक्शन क्या होता है। ये जो नर्व इम्पल्स है ना, ये एक ही दिशा में बहता है। इसका कंडक्शन जो है एक ही दिशा में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नर्व इम्पल्स का कंडक्शन यूनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, क्या यूनी डायरेक्शनल होता है, यूनी डायरेक्शनल, यानी कि एक ही दिशा में, एक दिशा में। बात क्लियर है। अगला पॉइंट देखेंगे। देखिए इसकी जो गति होती है ना, नर्व इम्पल्स की गति की अगर हम बात करें, इसकी स्पीड की हम बात कर लें, क्या होती है 130 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। यानी कि एक सेकेंड में 130 मीटर तक ये जा सकती है, इतनी स्पीड होती है नर्व इम्पल्स की, यानी कि बहुत ज़्यादा गति होती है। भाई इलेक्ट्रिक है ये, इलेक्ट्रिक इम्पल्स है ये, समझिए आप। और इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रिक इम्पल्स को, नर्व इम्पल्स को और अच्छे से जानें, तो ये क्या है, ये जब ऑक्सीजन की बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब नर्व इम्पल्स भी धीमा पड़ जाता है ना। नर्व इम्पल्स की गति भी धीमी पड़ जाती है। ऑक्सीजन की कमी के साथ, ऑक्सीजन की कमी होने पर इस तरह से लिख लेंगे, नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन भी धीमा हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी होने पर नर्व इम्पल्स का कंडक्शन भी धीमा हो जाता है। कहीं ना कहीं ये नर्व इम्पल्स जो है किस पर निर्भर है, कंडक्शन के लिए किस पर निर्भर है, ऑक्सीजन पर निर्भर है, याद रखिएगा। तो ये इतनी बातें थी नर्व इम्पल्स में। और इसके बाद देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने चल रहा है, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए आइए देखेंगे, हेडिंग डालेंगे कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तंत्रिकीय तंत्रिकीय प्रेरणा का संवहन, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये समझिएगा, मैंने एक्सॉन के बारे में, न्यूरॉन्स का जब मैंने स्ट्रक्चर बताया था, मैंने एक्सॉन के बारे में बताया था, वहाँ पर दिमाग ले जाइए आप अपना। इसलिए मैं कह रहा हूँ पिछला वीडियो आप जरूर देख करके आइए। देखिए क्या है, अगर ये वीडियो नहीं देखा है ना तो मैं आई बटन पर लगा दूंगा, उसे आप देख लीजिएगा। एक्सॉन के बारे में मैंने बताया है। फिलहाल चलिए आइए देखते हैं। देखिए ये एक्सॉन का पार्ट मैंने ले लिया, ठीक है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में इस तरह से एक्सॉन बताया था और इस पर माइलिन शीथ बताई थी, ध्यान दीजिएगा, ध्यान करिएगा जिन लोगों ने देखा है वीडियो। तो इसी का ये पार्ट मैंने लिया है, ठीक है, एक्सॉन। ये एक्सॉन पार्ट हो गया, ये एक्सॉन हो गया।
इस एक्सोन में और क्या मैंने बताया था, इस पर देखिए ये जो लेयर है ये एक्सोलेमा लेयर है। कौन सी लेयर है? ये एक्सोलेमा लेयर। एक्सोलेमा लेयर होती है, क्लियर है। इस पर ही क्या प्रेजेंट होते हैं? चैनल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होंगे? चैनल प्रोटीन प्रेजेंट होंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये भी तो एक्सोलेमा ही है, ये लेयर और ये लेयर एक्सोलेमा लेयर ही है। क्लियर है बात? और इसके अंदर जो प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? एक्सोप्लाज्म प्रेजेंट है। एक्सोन के एक्सोप्लाज्म प्रेजेंट है। एक्सोप्लाज्म जो होता है ये एक्सोन के अंदर का इंटरनल एटमॉस्फेयर होता है। ये इंटरनल एटमॉस्फेयर होता है, इंटरनल एटमॉस्फेयर होता है। क्लियर बात? और इसके अलावा देखिए ये जो एक्सोन के बाहर की जो जगह होती है ना, यहाँ पर भी प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म। देखिए यहाँ पर भी द्रव द्रव प्रेजेंट है एक, जिसे हम कह देते हैं टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड कह देते हैं, टिश्यू फ्लूइड कह देते हैं इस टिश्यू फ्लूइड को। और हम क्या नाम दे देते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के नाम से भी हम इसे जानते हैं। क्लियर है बात? ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है या टिश्यू फ्लूइड है ये एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर होता है इसका। एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर हो जाएगा। क्लियर है बात? बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जरूर ध्यान दीजिएगा, ये सभी काम आएंगी आप कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में। देखिए क्या है, यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक्सोप्लाज्म में यहाँ पर कौन से आयन्स प्रेजेंट होंगे एक्सोप्लाज्म में, यानी एक्सोन के अंदर पोटेशियम, पोटेशियम आयन और फास्फेट आयन प्रेजेंट होंगे। इसकी कंसंट्रेशन अधिक होगी। क्लियर है बात? अच्छा, इसके बाहर यानी कि एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर की बात कर लें, यानी कि टिश्यू फ्लूइड में बात कर लें, क्या प्रेजेंट होगा? देखिए यहाँ पर आयन्स प्रेजेंट होंगे, सॉल्ट के आयन प्रेजेंट होंगे, यानी कि सोडियम, सोडियम आयन्स और क्लोरीन आयन्स। क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर है बात। यहाँ पर भी ये भी तो एटमॉस्फेयर है, ये यानी कि एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर है, ये भी तो एक्स्ट्रा सेलुलर फूड है ना। एक्सोन के चारों तरफ बाहर वाला हिस्सा, यहाँ पर भी Na+, क्लोरीन, ठीक है, ये आयंस प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा देखिए कुछ बातें जान लेते हैं, आइए देख लेंगे। देखिए एक्सोन के एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में मैंने क्या बताया वो बातें लिख लेते हैं, आइए। देखिए क्या है, एक्सोन के एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर कहते हैं या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, एक्सोन के एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट होंगे, मैंने क्या बताया, सॉल्ट आयंस प्रेजेंट होंगे, NaCl, ठीक है, Na+ व क्लोरीन आयंस प्रेजेंट होंगे, की कंसंट्रेशन अधिक होगी। इफेक्ट है, याद रखिएगा। ऐसे ही हम इसके अंदर की बात कर लें, यानी एक्सोन की बात कर लें। एक्सोन के अंदर एक्सोन कह दें और इसे हम क्या कह देते हैं, नर्व फाइबर भी कह देते हैं। नर्व फाइबर के अंदर है ना, नर्व एक्सोन के इंटरनल एटमॉस्फेयर, इंटरनल एटमॉस्फेयर में किसकी कंसंट्रेशन, कौन से आयंस की कंसंट्रेशन अधिक होगी? पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयंस की कंसंट्रेशन
अधिक होगी। क्लियर हुआ? जो मैंने बताया वही मैंने लिखा दिया, आप इसे नोट पॉइंट में लिख लीजिए। ठीक है, नोट बनाते रहिए। और अगला देखेंगे, अगला पॉइंट अगर हम बात करें, क्या हो जाता है, यहाँ पर मैंने एक्सोलेमा बताया था, यहाँ पर चैनल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, है ना। और ये जो चैनल प्रोटीन होते हैं ना, ये क्या करते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस, एक्सोलेमा में ही लेयर है ये एक तरह की, तो डिफ्यूजन प्रोसेस या एक्टिव प्रोसेस से ये प्रोसेस होता है। कौन करता है ये? चैनल प्रोटीन। आइए देख लेते हैं, इसके बारे में समझ लेंगे। एक्सोलेमा, एक्सोलेमा के बाहर यानी कि एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर, है ना, और एक्सोलेमा के भीतर आयन का एक्सचेंज डिफ्यूजन प्रोसेस या एक्टिव प्रोसेस से होता है। ये बात लिखनी है, एक्सोलेमा, एक्सोलेमा के बाहर व भीतर आयन का एक्सचेंज, बात समझिएगा, आयन का एक्सचेंज की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, अदला बदली, आयंस का अदला बदली, एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ। ये डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस, ये पूछा जाता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से। डिफ्यूजन प्रोसेस कह दें या एक्टिव प्रोसेस कह दें, एक्टिव प्रोसेस से होता है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे। ये बातें इतनी क्लियर हो गई हैं, ये बातें। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। बात है कि नर्व इम्पल्स का जो कंडक्शन है ना, जो नर्व इम्पल्स का कंडक्शन है ना, ये कौन कौन सी क्रियाओं से होता है, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन। तो ये बात लिखेंगे हम लोग, नर्व इम्पल्स के कंडक्शन के समय निम्न क्रियाएं होती हैं। निम्न क्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे सोडियम पोटेशियम पंप देखेंगे। सोडियम पोटेशियम का पंप किस तरह से होता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में देखेंगे। फिर तीसरा हो जाता है एक्टिव, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये तीन पार्ट हम लोग को देखने होते हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में। आइए देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, ध्यान से चीज़ों को देखेंगे। इस क्लास में अभी मैं सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा, सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में बताऊंगा। क्लियर है? फिर इस क्लास को एंड कर दिया जाएगा। आइए देख लेते हैं। हम सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में जाने, तो देखिए इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था। देखिए, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है। क्लियर है बात? और इसमें देखिए सोडियम आयन की यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, यहाँ पर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। क्लियर है बात? है ना।
ये बात जानते हैं आप, मैंने अभी बताया। तो जब इसका पंप होता है, किस तरह से पंप होता है, आइए देखेंगे। देखिए, ये स्टेज फर्स्ट मान लेते हैं हम, ये फर्स्ट स्टेज थी। अगर सेकंड स्टेज की अगर हम बात करें, देखिए ये एक्सॉन हो गया। जब रेस्टिंग पीरियड की कंडीशन होती है, तब उस दौरान क्या होता है, डिफ्यूजन के कारण, डिफ्यूजन कौन करेगा, मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन के कारण एक्सॉन के अंदर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन व एक्सॉन के बाहर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन अधिक होने से, आइए दिखाते हैं। ये जो रेस्टिंग पीरियड की कंडीशन होती है, तो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा होगी, एक्सॉन के अंदर होगी, है ना। डिफ्यूजन के कारण एक्सॉन के अंदर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और एक्सॉन के बाहर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। यह हुई बात क्लियर। अब ये कंडीशन होने के कारण एक्सोलेमा के चैनल क्या करते हैं, एक्सोलेमा के चैनल क्या करते हैं, एटीपेज, ये जो चैनल है एक्सोलेमा का, एटीपेज भीतर से बाहर सोडियम को पंप कर देता है, बाहर से भीतर पोटेशियम को पंप कर देता है। ये बातें हैं आपके लिए, ठीक है, क्लियर हुई बात। तो एक्सोलेमा ये है जिसमें क्या प्रेजेंट हो, प्रोटीन चैनल प्रेजेंट होते हैं। अब जब सोडियम आयन की जब एक्सॉन में कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, अब इसे पंप करेगा तो ये सोडियम आयन बाहर जाएंगे, है ना, ये सोडियम आयन बाहर की ओर जाएंगे। ये क्लियर है बात। और पोटेशियम आयन जो बाहर थे वो अंदर की ओर पंप करेंगे। क्लियर है बात। ये सोडियम आयन जो है बाहर की ओर पंप करते हैं, तो इसमें जो एटीपेज एंजाइम होता है, एटीपेज एंजाइम जो होता है ये क्या करता है, एटीपेज एंजाइम का एक मोल क्या करता है, एटीपेज एंजाइम का एक मॉलिक्यूल क्या करता है, ध्यान से समझेंगे, एक मॉलिक्यूल क्या करता है, ये सोडियम के 3 अणुओं को बाहर पंप करता है और पोटेशियम के 2 अणुओं को भीतर पंप करता है। ये बाहर पंप करेगा और ये भीतर पंप करेगा एक्सॉन के। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कोई नहीं बताएगा। क्लियर है बात, समझ लीजिए यहीं पर। सोडियम आयन, ये 3 सोडियम आयन को ये पंप करेगा और पोटेशियम आयन ये भीतर जाएंगे। क्लियर है बात, क्लियर है बात। चलिए, ये बातें उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होंगी। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप कहलाता है जो मैंने बताया है। आइए शॉर्ट में जल्दी से हम बातें लिख लेते हैं। देखिए पॉइंट वाइज लिख लेंगे। रेस्टिंग पीरियड में डिफ्यूजन के कारण, रेस्टिंग पीरियड में डिफ्यूजन के कारण, देखिए टाइम समझाने में तो लगता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम लगता है उसे नोट्स बनवाने में, है ना। चलिए आइए देखेंगे, डिफ्यूजन के कारण एक्सॉन के भीतर सोडियम आयन व बाहर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन अधिक हो जाती है। कंसंट्रेशन अधिक हो जाती है, या ये कह दें कि इनकी मात्रा ज़्यादा या कम हो जाती है ना, ये भी बात हम कह सकते हैं, अधिक हो जाती है। जिससे अब क्या होगा, अब ये मात्रा, ये बाहर अंदर बाहर क्या है, ये आयंस आपको दिख गए, है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, ध्यान से समझेंगे। अब क्या होगा, एक्सोलेमा के, अब एक्सोलेमा के जो प्रोटीन चैनल है ना, एक्सोलेमा के चैनल
कौन सा चैनल? एटीपेज। एटीपेज चैनल जो है क्या करेगा? एटीपेज चैनल क्या करेगा? भीतर से बाहर सोडियम को पंप कर देगा। भीतर से बाहर सोडियम आयन व बाहर से भीतर पोटेशियम आयन का को पंप करेगा। पंप करता है। क्लियर है बात? पंप करने में कौन भाग लेता है? प्रोटीन चैनल, एटीपीज। क्लियर है बात? ये एक्सोलेमा में प्रेजेंट होते हैं, कई बार मैंने बताया। एक और पॉइंट सामने आता है, ध्यान से देखेंगे। मैंने क्या बताया था? बाहर जो है कितने सोडियम के कितने अणु जाएंगे? 3 अणु। पोटेशियम के कितने भीतर आएंगे? 2 अणु। ये कौन काम करता है? एक मॉलिक्यूल किसका? 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपेज चैनल। चलिए आइए देख लेते हैं, ये बात भी लिख लेंगे। चैनल प्रोटीन के रूप में एटीपेज का एक मॉलिक्यूल क्या करेगा? एक मॉलिक्यूल 3 सोडियम आयन व 2 पोटेशियम आयन के अणु को पंप करता है। क्लियर है बात? कौन भीतर आएगा एक्सॉन के? पोटेशियम भीतर आएगा और सोडियम एक्सॉन के बाहर जाएगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लियर है बात? देखिए, ये मैंने अभी तक इतनी बातें बताई, सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में बताया। अब नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं इस क्लास को। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से बात होगी, है ना? क्या देखेंगे? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखेंगे और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखेंगे। इंपॉर्टेंट बातें हैं, जरूर ध्यान रखिएगा इन सभी बातों को। अब जब कल आपको क्लास मिलेगी, अगली क्लास, नेक्स्ट वीडियो जब आपको मिलेगा, तो ये वीडियो आप जरूर देख करके आइए, बहुत लाभ होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, बाकी आप तैयारी करते रहिएगा। बाकी यूपी, टीजीटी, पीजीटी की डेट तो आपको पता ही चल गई है, नोटिफिकेशन भी आ चुका है उसका। बेहतरीन तैयारी करते रहिएगा और एलटी ग्रेड का भी एग्ज़ाम डेट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी, जहाँ तक दिसंबर में इसका भी एग्ज़ाम होगा। टीजीटी, यूपी टीजीटी के साथ एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम टकराएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा बीपीएससी टीआरई 4.0 में भी देखिए, आपको टीजीटी पीजीटी में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसकी भी आप तैयारी करते रहिएगा। खासकर मैं ये बायोलॉजी की क्लास चला रहा हूँ, बायोलॉजी की ये बिल्कुल फ्री क्लास है। यूट्यूब पर ये बिल्कुल फ्री क्लास है, मेरे साथ जुड़ जाइए। आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं, जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ शायद ही कोई देगा टीजीटी पीजीटी के लिए। ठीक है, बाकी आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ऐसे अगले बेहतरीन वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।